नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कभी खबर आती है कि अमेरिका की कुछ एजेंसीज भारत में फंडिंग कर रही हैं ताकि चुनाव में गड़बड़ झाला कराया जा सके। कभी फंडिंग आती है कि तख्ता पलट के लिए बांग्लादेश में फंडिंग कर दी गई। और अब एक खबर है, दावा किया गया है कि हिंदू राष्ट्र खत्म करने के लिए अमेरिका की तरफ से फंडिंग की गई। और यह दावा जिस तरीके से सांसद ने किया है उसके बाद बवाल मचा है। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से समझाएंगे, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। पंकज जी, अमेरिका से तमाम ऐसी खबरें आती हैं कि वो पूरी दुनिया को अस्थिर करने के लिए फंडिंग करता रहता है, कभी कोई एजेंसी तो कभी कोई एजेंसी। अब ये नया मामला क्या है, कहां का है और किस तरीके से हिंदू राष्ट्र खत्म करने में अमेरिका से फंडिंग आई है, ये समझाएगा दर्शकों को। नहीं, यूएसएड डिपार्टमेंट ने कहां कहां किसे कितना डोनेट किया और क्यों किया, इसकी एक लिस्ट जारी हुई थी अमेरिका से जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए। तो उसमें यह था कि नेपाल में एथिज्म यानी नास्तिकवाद को प्रमोट करने के लिए 5 लाख अमेरिकन डॉलर खर्च किए। माफ कीजिएगा, 5 लाख नहीं, 50 लाख अमेरिकन डॉलर जी ये खर्च किए गए। और वहीं से यह बात आया था कि यूएसएड डिपार्टमेंट ने नेपाल में वहां नास्तिकवाद मतलब एथिज्म को प्रमोट करने के लिए दिए थे। अब वो 50 लाख अमेरिकी डॉलर किन्हें मिले, कहां खर्च किए, इसी बात को लेकर नेपाल में हंगामा बरपा है। एक बात और जो मैं दर्शकों को बता दूं कि नेपाल में कभी भी हिंदू राष्ट्र को खत्म करने के लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ जी। 5 लोग भी कभी किसी चौराहे पर खड़ा होकर नारे नहीं लगाए कि हिंदू राष्ट्र खत्म करो, कभी नहीं हुआ। ये कि जब राजतंत्र की समाप्ति की घोषणा हुई तो कुछ लोग थे, बहुत सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, शायद 5 या 7, इन लोगों ने अपनी तरफ से घोषणा कर दी कि आज से नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं रहेगा, वो सेकुलर रहेगा। अब वहां एक सांसद हैं, उनका धवल शमशेर राणा नाम है इनका जी। इन्होंने नेपाल की संसद में आवाज उठाई और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने ये कहा कि आप बताइए कि किसकी मांग पर आपने नेपाल का हिंदू राष्ट्र का दर्जा खत्म किया था। और जिन 5-7 लोगों ने नेपाल के हिंदू राष्ट्र का दर्जा खत्म किया, उनके फंडिंग की जांच की जाए कि कहीं उनको तो नहीं मिले ये 50 लाख अमेरिकी डॉलर। बिल्कुल, क्योंकि नेपाल के लोगों ने कभी मांग नहीं किया, उल्टा नेपाल के लोग हमेशा इस बात के लिए आंदोलन करते रहे कि इसे हिंदू राष्ट्र बना रहने दिया जाए, क्योंकि दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र है वो जी। ये फंडिंग कब किस तरीके से हुई है, इसका कुछ अभी तक खबरें निकल कर आई हैं? नहीं, आंकड़े आए हैं इसके, मैं आपको भेज देता हूं वो कब कब किसे किसे दिया गया। 50 lakhs अमेरिकन डॉलर फॉर एफर्ट्स टू एक्सपैंड एथिज्म इन नेपाल, इस टाइटल से है वो। और आप गूगल में जाकर सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन ये समझाएगा कि हिंदू राष्ट्र को समाप्त करके धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करने के लिए फंडिंग क्यों की गई, इसके पीछे की साजिश है या फिर दबदबा बनाना चाहता था अमेरिका यहां पर भी? नहीं, आरोप ये था कि जब से नेपाल है तब से नेपाल पे आज तक किसी दूसरे देश का शासन नहीं रहा। ठीक, कभी नहीं। जब भारत गुलाम था और जब इस इलाके के सारे देश गुलाम थे, तब भी नेपाल आजाद मुल्क था और वहां राजतंत्र था। अब दुनिया भर में इस बात को लेकर बहुत प्राउडली जो नेपाल के नागरिक थे वो कहते थे कि आज तक देखो हम किसी के गुलाम नहीं बने, और वो इसलिए है कि हमारा राजतंत्र है और हम हिंदू राष्ट्र हैं। ठीक, क्योंकि हिंदू जो होता है उसका कोई एक पावर सेंटर नहीं होता, वो एक संस्कृति है, एक जीवन जीने का तरीका है। आप कितने भी आक्रमण कर लो, हम वही काम करते रहेंगे जो हम करते रहे, तो फिर बहुत मुश्किल होती है दूसरों को वहां राज करने में जी। आपके कहे अनुसार जब हम आपके तौर तरीके नहीं अपनाएंगे तो फिर आपके राज करने से फायदा क्या। तो इस बात को नेपाली लोग बहुत प्राउडली ये कहते थे कि, और वो ये हमेशा बोलते थे कि दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र हम। और जब वीरभद्र सिंह वहां के राजा थे तो वो प्रजा वात्सल्य राजा थे और बहुत वहां के लोग उनको मानते थे, उनकी पूजा करते थे। बाद में उनकी हत्या की गई अज्ञात परिस्थितियों में, नेपाल के राजमहल के अंदर जाकर। उन्हीं के भाई पर आरोप है कि उन्होंने ही उनकी हत्या कर दी, उनके भाई ने। और फिर उनके भाई राजा बने, वो अच्छे राजा नहीं साबित हुए। फिर इसी तरह होता है ना, जहां किसी राजशाही को खत्म करना होता है। बिल्कुल। और फिर अचानक
पुष्प कमल दहल के नेतृत्व में एक आंदोलन होता है, कम्युनिस्ट आंदोलन, और फिर वो सत्ता में आती है। लेकिन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कभी हिंदू राष्ट्र का दर्जा खत्म करने की मांग नहीं की। बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र का दर्जा खत्म करने की मांग नहीं की। किसने की मांग, पहले ये बताएं। वही तो मैं कह रहा हूं कि कभी ऐसा नहीं दिखा कि किसी ने मांग की, और नेपाल इस पर प्राउड करता है कि हम दुनिया के इकलौते हिंदू राष्ट्र हैं। लेकिन अगर अमेरिका की फंडिंग से थोड़ा आगे बढ़े, पिछले कुछ सालों में देखें अगर पंकज जी, भारत के साथ तो संबंध अच्छे रहे, कभी कभार थोड़ा बहुत चाइना का जब इन्वॉल्वमेंट हुआ नेपाल में तो तलखियां बढ़ी भारत से। चाइना भी नेपाल पर इसी तरीके को उसको कैप्चर करने की कोशिश में लगा हुआ है हाल फिलहाल में। नहीं, देखिए एक चीज आप समझिए, नेपाल हमारा सिर्फ पड़ोसी नहीं है, हमारे साथ रोटी बेटी का संबंध। बिल्कुल, हमारे यहाँ शादी ब्याह रिश्ते नाते, जो भी आप उस इलाके के जाइएगा, चाहे गोरखपुर में जाएगा तो बहुत सारे नेपाल से रिश्ते नाते हो, या जो आप बिहार का बेतिया वाला इलाका चले जाइए, जो भी नेपाल से बॉर्डर सटा है। तो भारत और नेपाल को ऐसे मत समझिए कि वो दो देश तो हैं और हमारा पड़ोसी भी है, लेकिन भाई है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जब नेपाल में भूकंप आया था तो प्रधानमंत्री मोदी का पहला बयान यही था कि नेपाल का दर्द हमारा दर्द है। नेपाल अगर संकट में आता है तो हर भारतवासी को पीड़ा होती है जी। और मैं भारतीय लोगों से एक बात कह दूं कि इस देश के लिए, इस देश की रक्षा के लिए जितनी कुर्बानी भारत के लोगों ने दिया है, उतने नेपाल के गोरखाओं ने भी दिया है। और हमारे यहां मिलिट्री में नेपाल के गोरखा का एक रेजिमेंट है, और कभी भी जब देश पे संकट आया है तो वो आगे बढ़कर लड़े हैं। अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय देते हुए उन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी। और एक और बात कहा जाता है कि जब तक काठमांडू में पशुपतिनाथ और गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ है, तब तक हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। बिल्कुल। अब एक चीज और समझने और ये भावनात्मक संबंध है, ये पारिवारिक संबंध है। हम एक दूसरे पारिवारिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक, हर तरीके का यह संबंध है। रोटी बेटी का जो संबंध है वो इन्हीं सब चीजों से जुड़ता है। अब एक बात ये समझने की कोशिश दर्शक भी कर रहे होंगे पंकज जी कि पाकिस्तान में किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है अमेरिका का, चाइना का, वो सबको पता है। हाल फिलहाल में बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ सबने देखा है। श्रीलंका में कुछ साल पहले किस तरीके से तख्ता पलट हुआ। और केवल एक नेपाल ऐसा देश है भारत के आसपास में जो कि थोड़ा शांत है, स्थिर है। तो क्या भारत की विरोधी ताकतें जो हैं वो नेपाल में कुछ इसी तरीके से उथल पुथल मचाना चाहती हैं ताकि चारों तरफ से भारत घिरा हुआ रहे? आज से नहीं, शुरू से। जब बॉर्डर यहां डिसाइड हो रहा था तो रेड क्लिफ लाइन था भारत पाकिस्तान के बीच, या पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डोरंड लाइन था। अंग्रेज आए थे और कहे थे कि हम भारत नेपाल के बीच एक इस तरह सीमा खींचते हैं। नेपाल के राजा ने और उस वक्त जो भारत के नेताओं ने कहा आप रहने दीजिए, ये काम हम दोनों कर लेंगे, हम दोनों भाइयों में कभी कोई बिखराव है नहीं, हम ये काम कर लेंगे, हम हिंदू हैं दोनों। अंग्रेज मुंह के खा के चले गए। उसके बाद से भी कभी भी कहा यह जाता है कि जो वहां की जो गुप्तचर संस्था है इंग्लैंड की, वो हमेशा नेपाल में जड़ें जमाती रही। उसके बाद चाइना की ओर से जो हो रहा है वो देख ही रहे हैं, या फिर पाकिस्तान ने भी अपनी ओर से बहुत कोशिश की कि आतंकी पाकिस्तान के रास्ते काठमांडू आएंगे और वहां से फिर भारतीय प्लेन को किडनैप किया था। कंधार हाईजैक की मैं बात कर रहा हूं। क्या अगर कोई दूसरा देश होता तो नेपाल से यह सवाल पूछ लेता कि तुम्हारे यहां आतंकी कैसे हैं और कैसे हमारे लोगों को किडनैप किया, कैसे प्लेन हाईजैक किया। लेकिन विश्वास है एक दूसरे के प्रति। हमारी इंटेलिजेंस यूनिट एक है, हमारे मिलिट्री फोर्सेज एक साथ काम करते हैं, वहां का गोरखा रेजिमेंट काम करता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, नेपाल की जिस तरह की टोपोग्राफी है, मैं भावनात्मक बातें नहीं कह सकता हूं। एक तरफ हिमालय है, अगर चाइना से किसी तरह की मदद पहुंचेगी तो पूरा हिमालय क्रॉस करके आना पड़ेगा। ठीक। और भारत के साथ जो बॉर्डर है बिल्कुल मैदानी इलाकों का बॉर्डर है। नेपाल का जो भी सप्लाई लाइन है वो भारत से होकर गुजरता है। बहुत कोशिश की चाइना ने कि हम ट्रेन से जोड़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन इतना टीडियस जॉब है, इतना महंगा पड़ता है वो। और वो क्या कर लेगा, एक रेल लाइन ला के भी वो कितना क्या कुछ कर लेगा। लेकिन भारत जितना मदद कर सकता है, जितनी त्वरित गति से मदद कर सकता है। अच्छा बताइए, नेपाल के साथ बहुत सारे लोग बोल रहे थे रिश्ते खराब थे, भूकंप आया तुरंत सबसे पहले कौन पहुंचा मदद करने के लिए? भारत और भारत के लोग, भारत की सरकार। आज भी नेपाल में हर तीसरे घर का एक नौजवान भारत में कहीं ना कहीं काम बिल्कुल।
बिल्कुल, किसी न किसी तरीके से जुड़ा बताइए हुआ है। कैसे आप झगड़ा करवा दीजिएगा, कैसे झगड़ा करवाइएगा और बताइए। अगर आप पंकज जी देखेंगे, हर पारिवारिक संबंध है। मैं अगर छोटे स्तर पर अगर बात करूं, अगर आप बड़े सिटीज में देखेंगे तो अधिकतर आपको खाना बनाने वाले बड़े होटल में, बड़े रेस्टोरेंट में नेपाल के लोग मिल जाएंगे और अच्छा, बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। और उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि वो पराये हैं। वो आराम से घुल मिल कर रह रहे हैं, हमारे साथ रह रहे हैं। कभी दोनों, जब एक भारतीय एक नेपाली मिलता है तो कभी भी इस तरह के भाव आता ही नहीं कि हम दोनों बेगाने हैं। लगता है कि बस इसी देश के कहीं ना कहीं नागरिक हैं। जी पंकज जी, कंक्लूड कीजिएगा इसी के साथ। और सम्मान पूर्वक मैं इतना बताता हूं कि हमेशा से, जब से भारत का अस्तित्व है या नेपाल का अस्तित्व है, कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। हमारा संबंध ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस इंटरेस्ट के लिए संबंध है। मैं बार बार ये बोलता हूं कि हम सुख दुख के साथ हर नेपाली हिंदू है, और दो ही तो देश हैं जहां हिंदू हैं, और हम भी झगड़ा करने लगे फिर कैसे चलेगा। और ये बात नेपाल के लोग भी मानते हैं। वहां जो अब आंदोलन चल रहे हैं, और आप जाके देखिए सोशल मीडिया साइट्स पे हजारों ऐसे वीडियोज हैं कि दोबारा नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाओ, इसके लिए आंदोलन है। हिंदू राष्ट्र हटाने के लिए एक आंदोलन नहीं हुआ, बनाने के लिए हर दूसरे तीसरे दिन आंदोलन हो रहा है। और मैं आपको बताता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक शाखा, विश्व हिंदू परिषद की एक शाखा काम करती है वहां पे, और बहुत शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण माहौल में काम करती है। तो जहां आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, जहां हिंदू हैं, जहां पशुपतिनाथ है, जय बाबा गोरखनाथ है, काशी विश्वनाथ है, आपस में झगड़ा हो ही नहीं सकता। ठीक है पंकज जी, बहुत इष्टदेव एक ही है। ठीक है पंकज जी, धन्यवाद। जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र खत्म करने के लिए अमेरिका की तरफ से फंडिंग की गई, जो दावा किया गया नेपाल के सांसद की तरफ से, अब जांच की मांग की गई है। जांच में क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना होगा। बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपको हर एक अपडेट मिलती रहेगी। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।